A to Z आपको जानकारी होनी चाहिए। कश्मीर जब जा रहे हैं घूमने के लिए तो छोटी छोटी बातों का पता होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजेता और आप सबका विजेता स्टाइल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता रही हूँ A to Z सारी छोटी छोटी बातें। अगर आप कश्मीर जाने की सोच रहे हैं या जाने का प्लान बना रहे हैं तो आप इन सारी छोटी छोटी बातों को जानिएगा, तभी आपका ट्रिप बहुत ही यादगार और अच्छा होगा, सुविधाजनक भी होगा। तो दोस्तों कैसे हम कश्मीर के लिए प्लान बनाए, ये सारी बातें बता रही हूँ इसलिए क्योंकि मैंने ये खुद चीज़ों को अनुभव किया है। कश्मीर अभी ट्रिप पे गई थी तो मैंने अनुभव किया कि अगर हम ये छोटी छोटी बातों को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर रही हूँ तो उनको सुविधा महसूस होगी। अगर कश्मीर जा रहे हैं तो कश्मीर जाने से पहले इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बता रही हूँ क्या क्या करना चाहिए। तो मैं सारी पॉइंट्स आपको एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि अगर कुछ भी छूटता है तो आपको वहाँ थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन अगर आप सारी बातों को फॉलो करते हैं, ध्यान में रखते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले दोस्तों आप पहले प्लान बनाइए कि आप श्रीनगर किस मंथ में जाना चाहते हैं। तो वैसे तो मैं मई के महीने में गई थी, वैसे अक्टूबर से लेकर आप जून तक घूम सकते हैं। इस वक्त तो बारिश नहीं होती, बारिश के मौसम में कभी भी घूमने नहीं जाना चाहिए पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी एरिया में क्या होता है कि बारिश की वजह से स्लाइड से गिरने का डर होता है, तो लोग बचते हैं, नहीं जाते हैं। तो आप किसी भी मंथ में जाइए तो अक्टूबर के बाद ही जाइएगा, प्लान बनाइए। अक्टूबर से लेकर आप जून तक जा सकते हैं आसानी से घूमने के लिए। तो मई के महीने में गई थी, तो मई के महीने में क्या था कि मुझे बर्फ़ भी देखने को मिला, स्नोफॉल भी देखने को मिला और साथ साथ वैसे ही जगहों पे जाने का भी मौका मिला जहां हम बर्फबारी के समय में नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं आपको अपनी ट्रिप के बारे में और वहाँ की सुविधाओं के बारे में, वहाँ से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी हर बातों को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों पहले आप अपना मंथ चूज कर लीजिए कि आपको किस मंथ में जाना है, और जब जाना है तो आप अपना टिकट बुक करवा लीजिए। पहले अगर आप ट्रेन से जाइएगा दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद आपको श्रीनगर की फ़्लाइट मिलती है, तो दिल्ली से श्रीनगर की फ़्लाइट लेने के लिए आपको मेट्रो में चढ़ना होता है। मेट्रो से आप आसानी से पहुंच सकते हैं एयरपोर्ट पे, और क्योंकि जब आप बाई रोड जाएंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर आपका पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च हो। इससे अच्छा है कि आप रेलवे स्टेशन से निकल कर मेट्रो रेलवे स्टेशन में आ जाइए, और मेट्रो रेलवे स्टेशन में 2 नंबर के प्लेटफॉर्म से मेट्रो की ट्रेन खुलती है आपको एयरपोर्ट ले जाने के लिए। आप मेट्रो की ट्रेन में बैठ जाइए और एयरपोर्ट आ जाइए, और 3 नंबर टर्मिनल से श्रीनगर की फ़्लाइट उड़ती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति 15 kg तक ही संभाले जा सकते हैं, और आप अगर 4 लोग हैं तो 60 kg हुआ। ये नहीं कि 4 लोगों का 4 लगेज बनाए, 2-3 जितने भी लगेज हो, पर उस टिकट पे 60 kg है तो 60 kg ही संभाले जा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि पहले हम कम ही ले जाए। तो दोस्तों हम 4 थे, लेकिन हमने कितना भी संभाल लिया था तो हमारा 35 kg तक ही सामान था। हम बहुत डर रहे थे कि पता नहीं 60 हो जाएगा हमारा सामान, क्योंकि हम वेट करके तो नहीं ले जाते हैं, तो बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा। लेकिन जब हमारे एयरपोर्ट पे चेक हुआ तो पता चला कि 35 kg ही हमारा सामान है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम जब उधर से शॉपिंग करके लौट रहे थे तो हमारा सामान बढ़ गया, तो हमें किसी भी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए पहले से ही थोड़ा सामान कम लेके जाइए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आपको शॉपिंग करना पड़ता है, क्योंकि आप अपने आप को रोक नहीं पाइएगा। वहाँ की सारी चीज़ों को देखकर आपका मन करने लगेगा कुछ ना कुछ खरीद ही ले, इस तरह आप कुछ ना कुछ खरीद लीजिएगा। तो दोस्तों पहले से ही लगेज कम लेके चलिए। फिर दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों
जो फ्लाइट की टिकट होती है उसको पहले ही करवा लेनी चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको कम रेट में मिल जाता है। अगर आप जितना लेट फ्लाइट की टिकट करवाएंगे उतना चार्ज बढ़ता जाता है। इसलिए अपनी फ्लाइट की टिकट और ट्रेन की टिकट पहले ही बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो फिर इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको कम पैसों में आपको श्रीनगर भी घूमने का मज़ा मिलेगा। फिर उसके साथ साथ दूसरी चीज़ क्या बुकिंग करनी है, होटल की। आप ऑनलाइन होटल बुक कर लीजिएगा तो आपके लिए फ़ायदा होता है। क्या क्या होता है कि ऑनलाइन होटल बुक करने से आप वहाँ होटल से आप टैक्सी को बुलवा सकते हैं, तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। टैक्सी वाला आपका वेट करेगा, या आप प्रीपेड टैक्सी लेकर आप अपने होटल तक जा सकते हैं। दोनों सुविधाएं हैं, इससे जा सकते हैं। और उसके बाद आप होटल जाकर आप अपने टैक्सी, होटल की टैक्सी लीजिए या साइड की टैक्सी ले लीजिए बुक करके, आप हायर करके आप कहीं भी जा सकते घूमने के लिए। तो मैं बता रही हूँ आपको लाइन बाय लाइन कि कैसे कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, आप जब एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपकी अगर टैक्सी वेट कर रही है होटल की तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप वहाँ जब एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो आपको प्रीपेड टैक्सी मिल जाएगी। वहाँ से आप अपने होटल का नाम बताइए और उस होटल पे चले जाइए जहाँ आपको ठहरना है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि पहले ही कि आपको कहाँ ठहरना है, डल लेक पे ठहरना है या श्रीनगर के किसी दूसरे होटल में ठहरना है या लाल चौक बोलते हैं वहाँ ठहरना है। कहाँ आपको ठहरना है पहले ही आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, दो बातों आपने ध्यान रखें। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अब आप जो प्लान बना रहे हैं कम से कम 4 दिन का होना चाहिए। 4 दिन का होने से क्या होगा कि आप चारों जगह घूम पाइएगा, नहीं तो नहीं हुई घूम पाइएगा। अगर इससे कम दिन का बना रहे तो कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा। तो दोस्तों, 5 डेज का भी बना सकते हैं, 7 डेज का भी बना सकते हैं। आप जितना मन चाहे उतना दिन रुक सकते हैं, लेकिन 4 दिन से अगर कम रुकिएगा तो आपका कोई ना कोई ट्रिप छूट जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर और पहलगाम ये चारों जगह घूमना है तो 4 दिन तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने 4 दिन का बुकिंग करवाया था और 5 नाइट्स था हमारा। क्योंकि एक दिन जब जाते हैं तो वो दिन रात ऐसे ही चला जाता है, वो उसमें आप घूम नहीं सकते हैं, आप थक जाते हैं और आपको आराम करना पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, नेक्स्ट डे से ही आप अपने घूमने का प्लान बनाना चाहिए। तो दोस्तों, फर्स्ट डे हम गए थे सोनमर्ग, तो आप अपना कहीं का भी प्लान बना सकते हैं। तो हम पहले दिन सोनमर्ग गए। सोनमर्ग के लिए हमने टैक्सी को हायर कर लिया और टैक्सी वाले हमें श्रीनगर से ले गए सोनमर्ग। और ऐसे श्रीनगर और सोनमर्ग में 80 या 81 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी। तो हम 2.5 से 3 घंटे में सोनमर्ग ईजिली पहुंच गया। और क्योंकि हम मॉर्निंग में निकले थे दोस्तों, हम 7 बजे, अब हमेशा जब भी कहीं घूमने जाना होता था तो हम 7 बजे अपना होटल छोड़ देते थे। क्योंकि लेट जाने से लेट लौट के आते हैं, वापस आएंगे तो भी टाइम लगेगा और घूमने में वक्त लगता है। तो हम हमेशा 7 बजे सुबह में निकलते थे और फिर रात को 7 बजे तक हम फिर वापस होटल में आ जाते थे। और क्योंकि जहाँ अगर कहीं अनजान जगह जाते हैं तो रात में घूमना बचना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। और शाम होने से पहले अपने रूम पे होटल में आ जाना चाहिए। वो आपकी सेफ्टी के लिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि हम ऐसे ही फॉलो करते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो रात होने से पहले वापस आ जाते हैं। तो आप जितना जल्दी निकल सकते हैं निकलने की कोशिश 6-7 बजे, लेकिन हम 7 बजे हमेशा निकल जाते थे। तो सोनमर्ग गए और हम वहाँ पहुँचे। उसके बाद हम वहाँ सबसे पहले जब हमारी कार को टैक्सी स्टैंड में लगा दिया तो हमारे पीछे पोनी वाले लग गए कि हम अब पोनी ले लीजिए, लेकिन हम पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ब्रेकफास्ट कर लीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप कितना देर भी घूमिएगा तो आप थकान महसूस नहीं कीजिएगा। क्योंकि फैमिली में हर किसी को एक जैसा नहीं होता है, किसी को भूख लग सकती है, किसी को फ्रेश होना हो। तो जिस होटल में आप रेस्टोरेंट में जाइएगा तो वहाँ फ्रेश हो सकते हैं और अपना पेट भर खाना खा लीजिए, जो मन करे खाइए, नाश्ता कीजिए। लाइट लेना है, ज़्यादा हैवी लेना है, जैसा करना है वो आप नाश्ता कर लीजिए और तब उसके बाद आप घूमने का मज़ा लीजिए। क्योंकि आप 3 घंटे का जो सफ़र करके आए हैं तो उसमें थोड़ी थकान फील होती है, तो थोड़ा देर रेस्ट भी मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या कहते हैं कि हम जब निकलते हैं बाहर तो पोनी वाले हमारे पीछे लग जाते हैं कि आप एक पोनी ले लो, एक पोनी ले लो, जिसको
लेना होता है वो लेता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं। तो दोस्तों आप अपना बजट देख लीजिए कि आपका बजट अलाउ कर रहा है पोनी लेने के लिए, क्योंकि आप कितने लोग हैं और क्या अलाउ कर रहा है, क्योंकि पोनी वाले 2,500-3,000 से ऊपर ही मांगते हैं एक आदमी का। तो फिर आप देख लीजिए आपका बजट कितना है, तो फिर आप उसके बाद यहाँ तो आप पैदल भी घूम सकते हैं। वो आपको बताएंगे कि वो पहाड़ी के पूरे आगे पीछे घुमाएंगे, लेकिन देखिए दोस्तों जहाँ से भी देखिएगा सब सीन एक ही जैसा दिखता है। अगर आपका हाथ पैर सही है, अच्छे चल फिर पाते हैं, फिट है, तो अगर पैदल चल के अपने फोटो शूट करवा रहे हैं, जब घूम रहे हैं तो उसका भी अलग आनंद है, या पोनी पे चढ़ कर घूम रहे हैं तो उसका भी एक अलग आनंद है। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे फोटो शूट करने वाले भी घूमते रहते हैं। वो बहुत कहते हैं कि आप में फ़ोटो खिंचवा लीजिए। आजकल तो लोग खिंचवाता नहीं है, लेकिन अगर आप ट्राई कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो आप पेयर के साथ अच्छे से फ़ोटो भी खींच सकते हैं, तो खिंचवा सकते हैं आप। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है कि आप पूरा नज़ारा देखिए, फिर बीच में देखते रहिए। तो एक और बात बता दी, कभी कभी वहाँ बारिश भी बीच बीच में आ जाती है, तो अपने साथ एक छोटा अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए, नहीं तो आपको वहाँ ख़रीदना पड़ सकता है। तो आप अम्ब्रेला लेके चलिए। अगर छाता लिए हुए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं नहीं ख़रीदना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ कि मैं नहीं लेके गई थी, तो जिससे थोड़ा बारिश में भीगने का मौका मिला हमें, लेकिन मज़ा भी थोड़ा ख़राब हो जाता है, किड़किड़ा होता है, क्योंकि उनको बारिश अचानक से आ जाए और आपके पास कुछ छाता ना हो और कहीं छुपने का जगह ना हो तो दिक्कत होता है। अगर छाता है तो आप कहीं भी थोड़ा देर के लिए खड़े हो सकते हैं, क्योंकि बारिश वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद ही आती है। तो बारिश का जब बादल आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए अपने साथ अम्ब्रेला रखना चाहिए। वैसे पोनी वाले एक आपको जैकेट देते हैं और बर्फ़ में चलने के लिए एक शूज़ देते हैं, उसका सब चार्ज लेते हैं। तो दोस्तों फिर आप अपना सोनमर्ग घूम लीजिए, फ़ोटो खिंचवा लीजिए, वीडियो बना लीजिए, जैसे मन का चाहे वैसे कर लीजिए। फिर आपको पोनी से घूमना है तो पूरा घूम लीजिए, या फिर पैदल जितना दूर आपको मन करे घूम सकते हैं। फिर आके आपको लंच करना है तो लंच कीजिए, फिर उसके बाद वहाँ से आप कुछ रुक के फिर आप सोनमर्ग से आप अपने होटल तक आ जाइएगा। फिर होटल जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप थक चुके होते हैं, फिर आप रेस्ट कीजिए। शाम को मन करे तो आप थोड़ा बहुत नीचे या आसपास के एरिया में घूम सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बात बता रही हूँ कि सोनमर्ग में भी लोग फेरी वाले होते हैं जो सर पे गठरे बना के कुछ सामानों को, कपड़ों उपड़ों को, डिज़ाइनर कपड़े, शॉल ये सब बेचते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो खरीद सकते हैं, थोड़ा मोल मलाई करनी पड़ती है, मोल मलाई करके आप खरीद लीजिएगा, लेकिन वो अच्छे ही देते हैं कपड़े, इसमें कोई बुराई नहीं होती है, आप खरीद सकते हैं उनसे। और उसके बाद आप फिर वापस तो वही गए, या तो आके सिटी में भी आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ आसपास मार्केट हो तो वहाँ भी आप खरीदारी कर सकते हैं। फिर दोस्तों फिर आपको रात भर आराम करना होता है, फिर तभी आप अगले दिन अच्छा फ्रेश हो पाइएगा। इसलिए रेस्ट लीजिए पूरी तरह से, रात का डिनर कीजिए और आराम से सो जाइए। फिर सुबह 6 o'clock उठ के रेडी वेडी होके फिर आप अगले दिन के लिए चल पड़िए। तो अगले दिन हम गुलमर्ग जाते हैं। तो गुलमर्ग जाना होता है तो फिर हम 7 बजे ही निकलते हैं, क्योंकि हमने अपना प्लान बना चुका है, अपने गाड़ी वाले को हायर किया है पर डे के लिए, और उनको हम कॉल करके बुला लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब आप कॉल कैसे कीजिएगा अपने गाड़ी वाले को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। तो उसके लिए आपको या तो श्रीनगर का सिम चाहिए, और श्रीनगर का सिम आपको कहाँ मिलेगा? तो श्रीनगर के दुकानों में जगह जगह लिखा रहता है कि अगर आपको सिम चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो आप वैसे सिम ले सकते हैं, वो आपको 2-4 दिन के लिए सिम देते हैं। या फिर अगर आपके पास पोस्ट पेड है, सिम है, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, आप आपका पोस्ट पेड सिम लेकर आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इंटरनेट नहीं लगता है। आपका अगर दूसरा मोबाइल है, दूसरा नंबर है इधर का, तो वहाँ नहीं लगेगा, और आप अपने घर वालों से या किसी भी परिचित से आप कांटेक्ट से कट जाते हैं। इसलिए पोस्ट पेड सिम लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नहीं तो आप वहाँ जाकर सिम का इंतज़ाम करना पड़ता है, वो थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए पहले से ही आप इंतज़ाम करके जाइए सिम का। पोस्ट पेड सिम ले जाइएगा रिचार्ज करके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और साथ में थोड़ा कैश लेके
जाना चाहिए, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम पता नहीं होता है कि एटीएम कहाँ है। तो एटीएम खोजिएगा उससे पहले ही आपके पास कुछ कैश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे ऑनलाइन भी पे किया जाता है, एटीएम भी जगह जगह होता है, लेकिन आपको थोड़ा रखना चाहिए कैश, उससे आपको सुविधा महसूस होगी। और हर जगह तो आपको पैसे होने से आपको थोड़ा पावर महसूस, क्योंकि हर जगह पैसे का ही वहाँ काम है। तो दोस्तों फिर आप गुलमर्ग के लिए निकलते हैं। तो गुलमर्ग निकल रहे हैं तो रास्ते में आपको बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जगह दिखाई देगा, सेब के बागान भी दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जब पहुँचते हैं तो आप रास्ते में रुक के व्यू पॉइंट के आसपास के एरिया में रुकते हैं और वहाँ फ़ोटो शूट करते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हुए गुलमर्ग पहुँचते हैं। तो गुलमर्ग जब आपकी गाड़ी को टैक्सी स्टैंड में लगा देते हैं तो फिर वहाँ से क्या है कि आपको दूसरी टैक्सी रिजर्व करनी पड़ती है या पोनी लेनी पड़ती है, क्योंकि गुलमर्ग में ऑटो और टैक्सी और पोनी वाले घूमते रहते हैं, उन्हीं को लेकर आप जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ CFC कि वहाँ बहुत ज़्यादा हाई चार्ज बताते हैं, पोनी वाले हो या टैक्सी वाले हो बहुत ज़्यादा चार्ज बताते हैं। तो दोस्तों कार लेना हो, जो हायर करना हो वो थोड़ा इजी है, क्योंकि अगर 4-5-6 लोग हैं तो सब तो एक में ही आ जाएंगे। अगर पोनी लेते तो हर किसी के लिए अलग अलग लेना पड़ेगा। तो दोस्तों वहाँ आपको गोंडाला राइड होता है, तो जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है। और अगर आप गोंडाला नहीं चढ़ना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे इधर उधर घूम सकते हैं। वहाँ एक शिव जी का मंदिर है, फिल्मों की शूटिंग हुई है, और महाराजा हरी सिंह का एक छोटा सा फोर्ट है, वो भी पुराना हो चुका है वो, और एक चिल्ड्रन पार्क है, गोल्फ स्टेडियम है, और जो ऐसे ही और साथ में बहुत सारी चीज़ों को दिखाने के लिए है, देखने के लिए अच्छा लगता है। और जब आप जाते हैं तो वो बस आप जहाँ टैक्सी छोड़ते हैं, आप जिस टैक्सी से हायर करके पहुँचे, उस टैक्सी को छोड़ने के बाद क्या होता है कि आपको वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ही सब कुछ है, गोंडाला हो या फिर चिल्ड्रन पार्क है, गोल्फ स्टेडियम है, सब है। लेकिन आप उतना दूर पैदल चल पाइएगा या नहीं चल पाइएगा ये सोचते हैं। फिर पहले हमें कुछ अनुभव नहीं होता है तो हम सोचते हैं कि हम उतना दूर चल पाएंगे या नहीं। तो दोस्तों हम पोनी ले लेते हैं या टैक्सी को हायर कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस बोलते हैं। तो आप उसके लिए भी पहले मोल मोलाई कीजिएगा, सही रेट लगे तो आप उनको देख कर हायर कर लीजिए, और फिर आप उनके साथ जा सकते हो अपने व्यू पॉइंट तक, और आप अपने ट्रिप का आनंद लीजिए। फिर लौटते वक्त बहुत जगह जगह होटल होते हैं और रेस्टोरेंट होते हैं, आप खाना पीना खा सकते हैं। तो दोस्तों आप अपना बहुत सारा फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बीच में आप चिल्ड्रन पार्क में देखिएगा कि वहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो शूट कर रहा है एक आदमी, तो वहाँ बहुत सारे खींचते हैं। तो आपको अगर इच्छा हो तो पहन के जरूर खिंचवाइए, क्योंकि यही सब यादें रहती हैं साथ में। और उन चीज़ें तो कोई देखता नहीं, भूल भी जाता है, लेकिन ये चीज़ें रहती हैं याद कि हमने ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाया, तो वहाँ आप खिंचवा सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप इंजॉय करके आप फिर वापस अपने होटल आ जाइए श्रीनगर में, क्योंकि आपने होटल लिया है। तो फिर दोस्तों फिर नेक्स्ट डे फिर आराम करके फिर सुबह फिर हम निकलते हैं 7 बजे श्रीनगर ट्रिप के लिए। तो श्रीनगर घूम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। श्रीनगर जब निकलते हैं तो पहले आपको डल लेक ही दिखेगा, कि पूरा श्रीनगर डल लेक के ही चारों तरफ बसा हुआ है। तो जब आप डल लेक के तरफ जाइएगा तो आपका मन बहुत खुश होने लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दोस्तों जब हम पहुँचे डल लेक के पास तो बहुत ही मौसम ख़राब हो चुका था, इसलिए हम लोग पहले डल लेक में राइड नहीं किए। तो पहले हम चले गए शंकराचार्य मंदिर। जब हम शंकराचार्य मंदिर से लौट रहे थे तो उसके बाद हम डल लेक में आए। तो दोस्तों जब शंकराचार्य मंदिर जाते हैं तो वहाँ आईडी लिखना पड़ता है कि आप कहाँ से आए हुए हैं, तो वहाँ एंट्री होती है। उसके बाद आप शंकराचार्य मंदिर जाके आप घूम सकते हैं। बहुत ही ऊंची चढ़ाई और चढ़नी होती है। तो दोस्तों मैं एक बात बताती हूँ, एक गाना आपने सुना होगा राजेश खन्ना का कि जय जय शिव शंकर कांटा न लगे कंकर, वो जहाँ मंदिर जो दिखा रहा है वो शंकराचार्य मंदिर का ही दिखा रहा है। फिर उसके बाद वहाँ से वो गुलमर्ग का शूटिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों जब मैं वो मूवी देखी तो मुझे याद आया कि अरे ये तो हम घूम चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगा कि कभी यहाँ इतनी सुंदर सुंदर फिल्मों की शूटिंग होती है। तो दोस्तों
शंकराचार्य मंदिर में शंकर जी का मंदिर है और आप वहाँ दर्शन कर लीजिए भगवान के। और उसके बाद नीचे जब उतरते हैं तो फिर उसके बाद अपनी टैक्सी से फिर वापस डल लेक आते हैं। और डल लेक कर आप शिकारा राइड कर कीजिए। शिकारा राइड वाले भी बहुत ज़्यादा मांगते हैं, फिर भी आप थोड़ा मोल मलाई कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है। मोल मलाई करके आप शिकारा राइड को कीजिए। वो कम से कम आपको 1 घंटा 1.5 घंटे का राइड होता है, वो पूरा घुमाते हैं। फिर मार्केट होता है डल लेक पे, पूरा मार्केट बसा हुआ है। वहाँ आपको ATM, पोस्ट ऑफिस, तरह तरह के कपड़ों की दुकान, खाने पीने की चीज़ों की दुकान। जब हम शिकारा राइड करते हैं तो बीच बीच में छोटे छोटे नाव वाले आते हैं और आपसे कहवा पीने के लिए कहते हैं या फिर फ्रूट सलाद खाने के लिए कहते हैं, फिर आपको जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए कहते हैं। अगर आपको इच्छा है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो कहवा पिया, कहवा हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों आपको इच्छा हो तो आप पी सकते हैं। फिर उसके बाद आप पूरा डल लेक का नज़ारा देख लीजिए, घूम लीजिए। उसके बाद वहाँ के मार्केट में जा रहे हैं तो कुछ शॉपिंग कर लीजिए क्योंकि पूरा मार्केट बसा हुआ है। फिर आप मार्केटिंग करके मैंने तो अपने लिए एक खूबसूरत सी साड़ी खरीदी, कश्मीर की बनी हुई सिल्क साड़ी, मुझे बहुत पसंद है तो मैंने खरीद लिया। फिर उसके बाद शिकारा में बैठ कर वापस है पहले, लेकिन आपको बता रही हूँ दोस्तों मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कैसे मैं शिकारा राइड करूँगी। लेकिन जब थोड़ी देर बैठने के बाद डर खत्म हो जाता है और उसके बाद आप पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप डल लेक जाकर और शिकारा राइड नहीं करते हैं तो फिर श्रीनगर घूमने का कोई मज़ा नहीं आता है। उसमें तरह तरह की और भी जेट स्काई वाले और तरह तरह की चीज़ें घुमाते हैं हम, तो आप घूम सकते हैं। तो दोस्तों फिर आप शिकारा राइड करके आप वापस आइएगा। फिर उसके बाद वो आपको ले जाएंगे चश्मशाही बाग। तो चश्मशाही बाग जाने के बाद क्या होता है कि आपको बहुत ही खूबसूरत फील होगा। पूरी पहाड़ियों के बीच में एक बगीचा है, बाग है और बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। वहाँ जैसे हम पहुँचे फिर बारिश शुरू हो गई थी तो फिर हमने एक छाता खरीदा और फिर हम पूरे चश्मशाही बाग को घूमे। फिर वहाँ भी ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस जो मिल रहा था वो वहाँ मैंने भी पसंद करके फिर से फ़ोटो खिंचवाया। मुझे बहुत मज़ा आया, पूरी फैमिली ने हमने इंजॉय किया। वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के बहुत सारे फ़ोटो शूट करवाए और हमें बहुत ही मज़ा आया क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। जो फोटोग्राफर थे हमारे, जो हमारे फ़ोटो खींच रहे थे वो भी इतने अच्छे थे। या आप कहीं भी जाइएगा, किसी से भी मिलिएगा, कोई भी हो, वहाँ का कोई भी व्यक्ति, सब इतने अच्छे हैं, आपको इतना अच्छा मतलब आपके साथ व्यवहार करते हैं कि आपका मन करेगा कि बार बार आए हम कश्मीर घूमने के लिए। तो दोस्तों और फिर उसके बाद चश्मशाही से निकलने के बाद फिर आपको फिर दूसरा एक बोटानिकल बाग मिलता है, उसमें आप जाकर घूम लीजिए। वहाँ भी ट्रेडिशनल ड्रेस में फ़ोटो खिंचा सकते हैं। वहाँ भी मिल रहा था कि आप फ़ोटो शूट करवाना है तो करवा सकते हैं, लेकिन मैंने तो पहले ही करवा लिए थे इसलिए नहीं करवाया दोस्तों। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले तो मार्केट में जहाँ टैक्सी एक्सटेंड में हमारी कार खड़ी थी तो वहाँ हमने देखा कि बहुत ही खूबसूरत मार्केट है, तो हमने थोड़ा बहुत वहाँ भी शॉपिंग कर लिया। एक छोटा सा लकड़ी का शिकारा खरीद लिया, बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चों को, वो हमने ले लिया। फिर हम वहाँ मैगी वगैरह खाए और बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हम घूमते घूमते फिर उसके बाद हम आते हैं निशांत बाग। निशांत बाग जब हम आते हैं तो फिर हमें वहाँ भी अच्छा लगता है। निशांत बाग भी बहुत खूबसूरत है, वहाँ भी ड्रेस मिल रहा था फ़ोटो खिंचवाने के लिए। फ़र्स्ट टाइम तो मुझे लग रहा था कि कहाँ खिंचाता हो, पता नहीं था, लेकिन जब देखी कि हर जगह खिंचा रहा है तब लगा कि एक ही जगह मन करे तो खिंचवा सकते हैं या बार बार जगह जगह मन करे वहाँ भी खिंचवा सकते हैं। तो निशांत बाग में भी बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगा। निशांत बाग से पूरा डल लेक का व्यू आता है और अब इंजॉय कर सकते हैं, पूरी तरह से इंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद आप वहाँ के निशांत बाग के पास मार्केट है, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ खाइए पीजिए, फिर उसके थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। फिर उसके बाद आप होटल आ जाइएगा। फिर शाम होने से पहले आप होटल आ जाते हैं, वहाँ होटल में आप रहिए, आराम कीजिएगा। फिर नेक्स्ट डे आपका प्लान होता है पहलगाम का, तब आप पहलगाम का प्लान बनाइएगा। फिर अपने टैक्सी वाले को बुला लीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारे टैक्सी वाले थे बहुत ही अच्छे थे। वो हमारे दिए हुए टाइम पे एकदम उससे 5 मिनट पहले ही आ जाते थे। वो हमें कॉल करके फिर हमें बुलाते थे कि क्या हम रेडी हैं तो आ जाए नीचे, ऐसा था। वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। तो दोस्तों
फिर उसके बाद हम पहलगाम के लिए निकलते हैं। पहलगाम के जाने के रास्ते में हमें केसर का खेत दिखने को मिला, लेकिन उसमें केसर नहीं था कि बस पता चला कि यहाँ केसर की खेती होती है और वो उस एरिया में केसर बिकता है बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ से केसर खरीदा दुकान से। फिर केसर खरीद के और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमें सेब का बागान दिखना शुरू हो जाता है। उस रास्ते में जब आप पहलगाम से जब चलते हैं, इतने सेब के बागान दिखेंगे कि आपका मन खुश हो जाएगा कि आप सेब तोड़ के खाएं, या ऐसा फील आएगा कि बागान देखें। लेकिन दोस्तों मेरा बैड लग के यही है, क्या सीजन नहीं था सेब का, लेकिन कहीं कहीं आर्टिफिशियल सेब लगाया हुआ था। और लेकिन वो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ सेब रखे हुए थे और जिसका जूस दे रहे थे, अचार, चटनी, बहुत सी चीज़ें दे रहे थे। तो हम सेब के बागान में जाके इंजॉय किए। वहाँ कबूतर और खरगोश बच्चे ला के देते हैं कि अगर आपको जो इच्छा हो कुछ दे दीजिएगा, फ़ोटो खिंचवा लीजिए इसके साथ। तो मैंने फ़ोटो भी खिंचवाया, बहुत अच्छा लगा। अपनी खुशी से आपको जो देना होता है वो आप उसे दे सकते हैं। फिर आपको वो फ्री में कुछ एप्पल दे देते हैं खाने के लिए, आप एप्पल खाइएगा। फिर उसके बाद जूस पी लीजिए। वहाँ जूस फ्रेश, एकदम फ्रेश जूस निकाल के आपको देंगे, वो आप पी लीजिए। और ड्राई वो क्या बोलते हैं, चटनी, अचार, जो आपको खरीदना है खरीद के फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम भी ऐसे ही करते हैं। फिर उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हमें पहलगाम पहुंचते हैं जब, तो वहाँ नदी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वहाँ पहलगाम का एक बहुत ही खूबसूरत स्पेलिंग लिखा हुआ लगा हुआ था, तो बहुत सुंदर लगा। और फिर हमने उस नदी के पास व्यू पॉइंट था पहलगाम का, वहाँ नदी में उतर के हमने सबने खूब मस्ती किया। फिर बहुत तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाए। वहाँ भी खरगोश और कबूतर वाले हमारे पीछे आए कि आप हम इसको लेकर फ़ोटो खिंचवा लीजिए। फिर वहाँ भी हमने कबूतर के और खरगोश के साथ फ़ोटो खिंचवाए, बहुत ही अच्छा लगा। फिर वहाँ से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ भी शॉपिंग कर सकते हैं। वहाँ भी फेरी वाले ऐसे घूमते रहते हैं कि ये ले लीजिए, लेकिन थोड़ी मोल मुलाई करके ही लीजिएगा कुछ भी, तो आपको सही लगेगा। फिर वहाँ से जब आप निकलेगा तो आपको वो टैक्सी वाले आपको ले जाके, या तो आप कहिएगा तो पोनी स्टैंड में लगा देंगे, नहीं तो टैक्सी स्टैंड में है। तो दोस्तों पहले तो हमारे टैक्सी वाले ने पोनी स्टैंड में ले, लेकिन हमें पोनी पे नहीं बैठना था क्योंकि मेरी बेटी को बहुत डर लगता है और मुझे बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं पोनी पे बैठूँ, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम बैठा था तो मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत वो जंप कर आते हैं, इसलिए परेशानी होती। इससे अच्छा तो कार से राइड करने में, क्योंकि हम चार थे तो चारों एक साथ बैठ के गप सप करते हो और इंजॉय करते हुए जा सकते, इसलिए हम फिर टैक्सी स्टैंड में जाते हैं। वहाँ टैक्सी पर हर जो गाड़ी आप पसंद कीजिएगा उसका प्राइस लिखा हुआ है और आप उस प्राइस, अगर अपने बजट जो अलाउ करता है वैसे आप अपनी गाड़ी पसंद कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी उस गाड़ी से घूम सकते हैं। तो अब हम तो ABC वैली घूमे, जैसे आरू वैली, बेताब घाटी और चंदनवाड़ी घूमे। तो दोस्तों इन तीनों वैली को हम घूमे थे, तो उसकी जो प्राइस हुई वो हमें देना होता है, वो भी घूम के आने के बाद। तो फिर हम दोस्तों निकल पड़े पहलगाम से टैक्सी स्टैंड से फिर आगे आरू वैली के लिए। आरू वैली जब पहुँचे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ हम तरह तरह के फ़ोटो खिंचवाते हैं, पर वहाँ हम कुछ खाते पीते नहीं, वहाँ भी खाने पीने और शॉपिंग के लिए दुकानें बनी हुई है, लेकिन हम वहाँ से जल्दी ही निकल पड़ते क्योंकि मौसम का मिजाज सही नहीं लग रहा था क्या। और क्या था कि बारिश होने से एक दिन पहले वो रास्ते बंद थे उधर पहलगाम में, आरू वैली और चंदनवाड़ी कोई नहीं जा पा रहा था। लेकिन लकीली हमारे दिन धूप था, इसलिए हम वहाँ तक पहुँच पाए थे। तो आरू वैली का नज़ारा देखकर फ़ोटो खिंचवा कर फिर हम चंदनवाड़ी की तरफ चल पड़े। जब हम चंदनवाड़ी पहुँचते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि यहीं से अमरनाथ यात्रा की स्टार्टिंग होती है पैदल। तो दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि पहलगाम से चंदनवाड़ी जाते हैं और चंदनवाड़ी से फिर हम 32 से 35 किलोमीटर की दूरी पे अमरनाथ गुफा है, जहाँ भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ से पैदल की यात्रा शुरू होती है। तो चंदनवाड़ी तक हम आते हैं टैक्सी से। तो दोस्तों चंदनवाड़ी टैक्सी स्टैंड में भी हमने अपने टैक्सी को लगा दिया। फिर वहाँ आसपास का जो एरिया था वहाँ पूरा बर्फ़ गिरा हुआ था, स्नोफॉल हो रहा था। फिर हमने पूरे मस्ती किया क्योंकि बहुत ही हाइट पे हम पहुँच चुके हैं। फिर हमने सबने मस्ती किया। भीड़ वाले एरिया से हटकर हम थोड़ा साइड वाले एरिया
में पहुंच जाते हैं। और आप कभी हमारे वीडियो में देखिएगा कि हम 4 ही दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग नहीं है। आगे थोड़े बढ़ने पे बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन हम भीड़ से हटके ही अपना फ़ोटो शूट करना चाहते थे, अपना वीडियो बनाना था। इसलिए जहाँ नदी बह रही थी वहाँ भी बर्फ़ था, हमें बर्फ़ से मतलब था, हमें बर्फ़ से एंजॉय करना था। हमने खूब देर तक बर्फ़ में अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ खूब मस्ती की है, खूब अच्छा लगा और अब पूरा टाइम दिए। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकलते हैं, टैक्सी में आते हैं, फिर वहाँ अमरनाथ यात्रा के गुफा के जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ थोड़ा बहुत फ़ोटो वोटो ले लेते हैं कि देखो हम यहाँ तक आ गए हैं। तो दोस्तों वहाँ जाने के बाद आपको मन में फील होगा कि एक बार हमें अमरनाथ यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। और इतना इजी है अमरनाथ यात्रा करना, हमें नहीं पता था कि इतनी आसानी से हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और हम जा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार जरूर जाना चाहिए अमरनाथ यात्रा करने, भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। ऐसा मन में आपके फीलिंग आएगा। हमारे मन में आया कि हम नेक्स्ट ईयर ऐसा प्लान बनाएं। लेकिन दोस्तों बच्चे अगर छोटे हैं तो आप प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि 16 ईयर्स के नीचे के बच्चों को आप अमरनाथ यात्रा पे नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद हम इंजॉय करते हुए कुछ खाते पीते फिर हम नीचे की तरफ उतरते हैं। जब नीचे उतरते हैं तो बेताब वैली दिखता है, तो बेताब वैली की तरफ हम जाते हैं। तो बेताब वैली में बता देती हूँ आपको कि बेताब वैली में सनी देओल की फर्स्ट मूवी में बेताब की शूटिंग हुई थी, उसी की वजह से बेताब घाटी पड़ गई उसका नाम। और बहुत ही खूबसूरत अब सरकार ने बनवा दिया वहाँ पार्क, चिल्ड्रन पार्क बन गया, वह बहुत खूबसूरत लगता है, देखने पर बहुत ही अच्छा लगेगा। आप वहाँ एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं, कुछ देर रह सकते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद वहाँ से आप फिर वापस पहलगाम में टैक्सी स्टैंड आइएगा, फिर आप अपनी टैक्सी को लेकर फिर वापस चल दीजिएगा। तो दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ, कुछ बीच बीच में आपके गाड़ी वाले जो होते हैं ड्राइवर साहब, वो आपको खाना के लिए रेस्टोरेंट के पास रोकते हैं, आपको खाना भी खाने के लिए टाइम देते हैं और आप खाना पीना खाते पीते हैं, आप इंजॉय करते हुए फिर आप जाते भी हो और आते भी हैं। फिर उसके बाद आप होटल तक आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताती हूँ कि ये मत सोच के कभी चलिएगा कि सिर्फ आपको टैक्सी से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम ही जाना है। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ के टैक्सी स्टैंड अपनी गाड़ी को छोड़कर दूसरी टैक्सी से या पोनी से आपको वहाँ की यात्रा करनी होती है, जिसके लिए आपको पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। तो वहाँ कैश लेके जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैश ही चलता है, क्योंकि आपको किसी को भी देना होता है तो बार बार आपको कैश की ज़रूरत पड़ेगी। कहीं भी खाइएगा तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए अपने साथ हमेशा कैश लेके घूमिएगा। तो दोस्तों फिर आप जब हम वापस अपने श्रीनगर आ जाते हैं तो फिर रात को स्टे कीजिए। फिर नेक्स्ट डे अपने कार वाले को बुलाकर ड्राइवर साहब को बोलिएगा कि नेक्स्ट डे आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दें। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो दोस्तों वहाँ बहुत सारी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, फिर उसके बाद आप एयरपोर्ट पे आ जाते हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपको बताती हूँ कि अगर आप कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ वूलन चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती है, तो आप वूलन चीज़ें ज़रूर शॉपिंग कीजिएगा। वहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें, वहाँ जितना खूबसूरत जगह है ना, वो उससे भी अच्छे वहाँ के लोग हैं। वहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं और आपके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हैं। हर कोई बहुत ही अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से घूम सकते हैं। और आपके मन में किसी भी तरह का डर भय हो तो बाहर ही निकल दीजिएगा, क्योंकि टूरिस्ट के साथ वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। टूरिस्ट को वो लोग भगवान की तरह मानते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों हम भी खूब अच्छे से इंजॉय करते हुए वापस अपने दिल्ली तक आते हैं। फिर हम फ्लाइट पकड़ते हैं, फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली से फिर हम अपने जगह जाते हैं जहाँ हम रहते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने सारी छोटी छोटी बातें कि आप श्रीनगर जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो बेझिझक जाइए और पूरी तरह से इंजॉय कीजिए। तो आपका ट्रिप बहुत यादगार और अच्छा होगा, आप इंजॉय कर सकते हैं। और यही नहीं है कि ये किसी उम्र के लिए बना हुआ है कि यही लोग जा सकते हैं, हर उम्र के व्यक्ति जा सकते हैं। करना चाहते हैं, स्कूल पाना चाहते हैं तो श्रीनगर जरूर जाइए। और ये तो मेरा सपना था श्रीनगर जाने का, बचपन से ही बहुत शौक था कि मैं श्रीनगर घूमने जाऊँ, कश्मीर घूमूँ। तो दोस्तों क्योंकि हम किताबों में पढ़ते हैं कि धरती का
स्वर्ग है तो साक्षात वो धरती का स्वर्ग है। बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ आप जाकर इंजॉय करके आ सकते हैं। तो दोस्तों एक और बात बता रही हूँ, जैसे मैंने अपना अनुभव किया कि हम तो सिर्फ 4 दिन के ही ट्रिप पे गए थे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा दिन रुकना है तो आप सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम कहीं भी हो आप स्टे कर सकते हैं। 2-2 दिन रुक सकते हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ होटल बने हुए हैं, खाने पीने का कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। कितने का? आप गाड़ी को हायर कर लीजिए परमानेंट रखने के लिए, जहाँ जाइएगा गाड़ी वाला आपके साथ रहेगा और आप आसानी से घूम सकते हैं। डल हम लेक पे पटना से आए हाउस बोट बिहार से। बना हुआ है, आप हाउस बोट पे भी रुक सकते हैं, या आप कहीं भी होटल लेके रह सकते कौन? हैं। लाल चौक के पास भी रह सकते हैं, छोटी 1.5 वहाँ किलो। सिटी मॉल बने हुए हैं, आप मॉल में घूम सकते हैं। आपको हर तरह से सुविधाएं महसूस होगी, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों श्रीनगर का प्लान बना रहे हैं तो जरूर जाइए एक बार श्रीनगर घूमने के लिए और कश्मीर का पूरा टूर करके आइएगा। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। फिर हम मिलते हैं आप वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।